नमस्कार। हमारी आज की बातचीत में उतरने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। अगर इस विषय की गहराई तक पहुंचना है तो हमारी सलाह है कि इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो भी देखें। उससे मतलब एक कनेक्शन और निरंतरता बनी रहेगी। आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वे केवलम से कैवल्य नाम की किताब से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी ताकत की पड़ताल कर रही हैं जो हम सबकी जिंदगी को चुपचाप हर रोज एक नया आकार दे रही है। ये है भोगवादी संस्कृति, या जिसे अंग्रेजी में कंज्यूमरिस्ट कल्चर कहते हैं। हमारे हाथ में जो किताब है उसका एक पूरा अध्याय इसी पर है। और वो ये नहीं कहती कि ये कोई दूर की समस्या है, बल्कि ये हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में दाखिल हो चुकी है। और ये सिर्फ नया फोन खरीदने या ब्रांडेड कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है। स्रोत कहता है कि ये संस्कृति हमारी सोच की बुनियाद को ही बदल रही है। बुनियाद को? हाँ, हम कौन हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, खुशी किसे कहते हैं, इन सारे सवालों के जवाब एक तरह से ये संस्कृति हमारे लिए पहले से लिख रही है। आज हम इसी लिखी हुई स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि अदृश्य जाल कैसे काम करता है, इसका हम पर और खासकर हमारे बच्चों पर क्या असर हो रहा है, और सबसे जरूरी, हम अपने परिवार को इसका कवच कैसे पहना सकते हैं। चलिए इस गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि जिसे अध्यात्म की भाषा में हजारों साल पहले माया कहा गया था, हाँ, आज उसका सबसे बड़ा रूप है मीडिया और मूवीज। और यहाँ पर माया का मतलब किसी धोखे से नहीं है, बल्कि उस चीज से है जो है नहीं पर सच लगती है। अच्छा, स्रोत इसे बुद्धि के लिए अशुद्ध भोजन कहता है। सोचिए, जब हमारी आंखें दिन रात स्क्रीन पर सिर्फ चमक धमक, परफेक्ट बॉडीज, महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, ये सब देखती हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि इस झूठ को सच मान लेती है। उसे लगने लगता है कि यही आदर्श जीवन है। बिल्कुल। और जो हमारे पास है वो कम है। और यहीं से वो असुरक्षा और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का जन्म होता है। पर एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं हो गया? आज की दुनिया में अच्छा दिखना, अच्छी चीजें इस्तेमाल करना, ये सब तो आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी माना जाता है। क्या स्रोत इस पहलू को पूरी तरह नकार देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत अच्छा दिखने या अच्छी चीजों के खिलाफ नहीं है। वो उस गलत पहचान के खिलाफ है जो हम इन चीजों से जोड़ लेते हैं। मतलब? समस्या तब शुरू होती है जब मेरे पास क्या है इस बात से तय होने लगता है कि मैं कौन हूं। ये पूरी भोगवादी संस्कृति इसी एक विचार पर टिकी है कि मैं ये शरीर हूं और मेरी इंद्रियों को सुख देना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। समझ गई। मतलब समस्या वस्तु में नहीं है, वस्तु के साथ हमारे संबंध में है। बिल्कुल। और जब जीवन का लक्ष्य सिर्फ भोग बन जाता है तो त्याग, धैर्य, सेवा, समर्पण, ये सारे मूल्य बेकार लगने लगते हैं, बोझ लगने लगते हैं। स्रोत के मुताबिक परिवारों के टूटने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब मेरा सुख सबसे ऊपर हो जाता है तो बूढ़े माँ बाप की देखभाल या जीवन साथी की जरूरतें रास्ते का कांटा लगने लगती हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि हमारे बच्चों की जीवन दृष्टि अब घर के संस्कारों से नहीं, बल्कि इंटरनेट के एल्गोरिदम से लिखी जा रही है। ये बौद्धिक गुलामी वाली बात मुझे सच में सोचने पर मजबूर करती है। हम खुद को कितना आजाद समझते हैं ना, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ। कई बार फोन उठाती हूँ और बिना किसी वजह के रील्स देखने लगती हूँ। मैं नहीं चुन रही कि मुझे क्या देखना है। करेक्ट। कोई एल्गोरिदम मेरे लिए चुन रहा है। सही बात है। और ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। यही तो इस माया का कमाल है। वो हमें ये महसूस ही नहीं होने देती कि हम गुलाम हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस अंधेरे से, इस बौद्धिक गुलामी से निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, रास्ता क्या है? स्रोत कहता है कि रास्ता एक ही है, और वो हजारों सालों से वही है। अपनी दृष्टि को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है और शायद थोड़ा मुश्किल भी। एक आम इंसान जो अपनी नौकरी और परिवार में उलझा है, वो अपनी दृष्टि को भीतर कैसे मोड़े? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल कदम है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये कदम बहुत सरल हैं। स्रोत सबसे पहले सूचना के उपवास की बात करता है। सूचना का उपवास मतलब डिजिटल फास्टिंग? बिल्कुल।
डिजिटल फास्टिंग, जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए खाना छोड़ते हैं, वैसे ही अपनी बुद्धि को साफ करने के लिए कुछ समय के लिए सूचनाओं, खबरों और स्क्रीन से उपवास रखना। ये दिलचस्प है। मतलब दिन में कुछ घंटे या हफ्ते में एक दिन पूरे तरह से नो स्क्रीन टाइम। मैं सोच सकती हूँ कि शुरुआत में ये कितना मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन शायद इसी से दिमाग को शांत होकर सोचने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और इस उपवास के साथ साथ विवेक का जागरण भी जरूरी है। विवेक का जागरण? यानी अपने अंदर सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को जगाना। बच्चों को ये सिखाना कि बेटा जो स्क्रीन पर चमकता है जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो। उन्हें भोग और योग का फर्क समझाना होगा। भोग का मतलब है अंतहीन उपभोग, जबकि योग का मतलब है संतुलन। और शायद हमारे हीरो भी बदलने होंगे, हमारे रोल मॉडल। श्रोत राम और कृष्ण का जिक्र करता है ना? हाँ। आज के सुपर हीरो की शक्ति दूसरों को हराने में है, जबकि राम और कृष्ण की असली शक्ति अपनी इंद्रियों को जीतने में थी, अपने मन पर नियंत्रण करने में थी। अपने मन पर नियंत्रण करने में थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शक्ति का अर्थ आत्मनियंत्रण है, दूसरों पर नियंत्रण नहीं। और ये सारी शिक्षा, ये विवेक, ये कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये हमारे घरों के अंदर से ही शुरू होगा। और यहीं से ये पूरी बातचीत और भी जमीनी हो जाती है। किताब की एक सबसे शक्तिशाली बात यह है कि बच्चों को इस माया जाल से बचाने के लिए उपदेश काम नहीं करेगा, वातावरण काम करेगा। हाँ। आज की पीढ़ी सुनने से ज्यादा देखकर सीखती है। अगर घर का माहौल ही तनाव, दिखावे और भागदौड़ वाला है, तो शांति और संतोष पर दिए गए 100 भाषण भी बेकार हैं। बिल्कुल बेकार। तो सवाल ये है कि हम अपने घर को एक ऐसा वातावरण कैसे बनाएं? श्रोत इसे घर को गुरुकुल बनाना कहता है। घर को गुरुकुल बनाना। हाँ, और इसके लिए कुछ ठोस तरीके सुझाता है। पहला है दृश्यम, यानी बाहरी दिखावे के प्रभाव को कम करना। बच्चों को स्क्रीन की काल्पनिक दुनिया से निकालकर असली दुनिया से जोड़ें। जैसे? उन्हें मिट्टी में खेलने दें, एक बीज को पौधा बनते हुए देखने दें। जब एक बच्चा प्रकृति के इस चमत्कार को देखता है, तो वो जीवन के उस सब्र और विकास को सीखता है जो कोई 3D मूवी नहीं सिखा सकती। और काल्पनिक सुपर हीरो की जगह उन्हें असली जिंदगी के नायकों की कहानियां सुनाना। शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, जहां शक्ति का मतलब अहंकार को जीतना था, दूसरों को कुचलना नहीं। सही। दूसरा तरीका है मैं शरीर नहीं हूं इस बोध को जगाना। मीडिया हमें लगातार बताता है कि हमारी कीमत हमारे लुक्स, हमारे कपड़ों, हमारे वजन से है। इस सोच को तोड़ने के लिए स्रोत कहता है कि जब आपका बच्चा घर आए, तो ये पूछने के बजाय कि आज स्कूल में कैसे दिखे, ये पूछिए कि आज तुमने किसकी मदद की। वाह! उसके कपड़ों की नहीं, उसकी करुणा की तारीफ कीजिए। उसकी सुंदरता की नहीं, उसके धैर्य की प्रशंसा कीजिए। ये बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। मतलब हम अनजाने में ही उनके बाहरी रूप पर इतना जोर देते हैं कि वो भी मानने लगते हैं कि वही उनकी असली पहचान है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा तीसरा तरीका है साक्षी भाव का खेल। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह बहुत मजेदार है। ये साक्षी भाव का खेल क्या है? क्या ये बच्चों के लिए एक तरह का मेडिटेशन है? आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल अभ्यास है। अपने बच्चे से कहिए, जब तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आए या कोई खिलौना देखकर मन ललचाए, तो बस एक पल के लिए रुको और अपने अंदर उठने वाली उस लहर को देखो। अच्छा। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही ये गुस्सा और ये लालच भी बस एक बादल की तरह है। तुम वो बादल नहीं हो, तुम तो पूरा आसमान हो जो उसे देख रहा है। जब बच्चा ये समझ जाता है कि वो अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक है, तो दुनिया का कोई विज्ञापन उसे आसानी से अपना शिकार नहीं बना सकता। और मुझे लगता है कि चौथा बिंदु इन सब चीजों को आपस में जोड़ता है, और वो है भोजन। श्रोत भोजन और बुद्धि के संबंध पर बहुत जोर देता है ना? हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। भोगवादी संस्कृति हमेशा जंक फूड को बढ़ावा देती है। ऐसे भोजन को जो स्वाद में तो तेज होता है, पर शरीर में भारीपन, आलस और मन में बेचैनी पैदा करता है। तामसिक भोजन। हाँ, तामसिक भोजन। इसलिए परिवार में सात्विक यानी ताजा, हल्का और पौष्टिक भोजन करने की और शांति से एक साथ बैठकर खाने की परंपरा डालना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि चित्त को भी शांत और स्थिर रखता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो ये सारे कदम बच्चों के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। जैसा श्रोत कहता है, बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, वे वो करते हैं जो हम करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि असली बदलाव की शुरुआत तो घर के बड़ों से ही होनी चाहिए। यही इस पूरी चर्चा का सार है।
अगर हम चाहते हैं कि बच्चे मैं कौन हूं की खोज करें, तो पहले हमें अपनी स्क्रिप्ट बदलनी होगी। स्रोत बड़ों के लिए भी कुछ बहुत ही व्यावहारिक बिंदु सुझाता है। जैसे कि? पहला, अपनी डिजिटल मर्यादा तय करें। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े खुद ही फोन के जाल में फंसे हुए हैं। अगर घर आने पर माता पिता तनाव में फोन पर लगे रहेंगे, तो बच्चा उनसे क्या सीखेगा? तो इसका समाधान क्या है? फोन को पूरी तरह छोड़ देना तो आज संभव नहीं है। छोड़ना नहीं है, सीमा बनानी है। घर में नो फोन जोन बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल। नो फोन टाइम बनाइए, जैसे सोने से 1 घंटा पहले। जब आप बच्चे के साथ हों, तो फोन को दूर रखकर पूरी तरह से उसके साथ मौजूद रहें। आपका ये छोटा सा काम बच्चे को सिखाएगा कि जिंदा इंसान और रिश्ते किसी भी निर्जीव स्क्रीन से ज्यादा कीमती हैं। और दूसरा बिंदु है, प्रतिक्रिया के बजाय स्थित प्रज्ञ बने। ये बहुत भारी शब्द लगता है, स्थित प्रज्ञ। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है मुश्किल में शांत और स्थिर रहना। जब बच्चे से दूध का गिलास गिर जाए, तो उस पल में आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप चीखें, चिल्लाएं और उसे डांटें, या आप शांति से कहें, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो मिलके साफ करते हैं। सही बात है। बच्चा उसे एक शांत प्रतिक्रिया से आत्मनियंत्रण का जो पाठ सीखेगा, वो 100 किताबों से भी बड़ा होगा। सही बात है, यही असली मॉडर्निटी है। और तीसरा बिंदु आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, भोग के बजाय योग, यानी संतुलन का प्रदर्शन। हम सब यूज एंड थ्रो वाली दुनिया में जी रहे हैं। चीजों की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। और इसे बदलने का तरीका है चीजों के प्रति सम्मान दिखाना। जब कोई चीज खराब हो जाए, तो उसे फेंकने के बजाय उसकी मरम्मत करने की कोशिश करना। बच्चों के सामने अपनी पुरानी चीजों को संभाल कर इस्तेमाल करना। जब बच्चा देखेगा कि मेरे माता पिता 10 साल पुरानी घड़ी पहनकर भी खुश हैं, तो उसके अंदर नए नए ब्रांड्स की भूख अपने आप कम हो जाएगी। वो समझेगा कि खुशी चीजों में नहीं, संतोष में है। और आखिर में संवाद की गुणवत्ता। हमारे घरों में डिनर टेबल पर बातें क्या होती हैं? पड़ोसियों की बुराई, ऑफिस का तनाव, या कुछ गहरा? सही पकड़ा आपने। चर्चा को सतही बातों से उठाकर गहरे सवालों की ओर ले जाएं। बच्चों से पूछें, आज ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें शांति मिली, या आज तुमने कौन सी नई बात सीखी। जब बड़े अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियां साझा करते हैं, तो बच्चों को यह संदेश मिलता है कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना एक बहुत ही सामान्य और सम्मानजनक प्रक्रिया है। और इसी से जुड़ा आखिरी बिंदु है सेवा और समर्पण का जीवंत उदाहरण। जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता बिना किसी स्वार्थ के अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, तो उसके अंदर का मैं यानी अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें, तो सार ये निकलता है कि अगर हम अपनी बुद्धि को, अपनी दृष्टि को सही ज्ञान से शुद्ध कर लें, तो हमें बाहरी दुनिया यानी मीडिया या भोगवाद से डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। राम से मर्यादा, कृष्ण से अनासक्ति और शिव विष्णु के उदाहरण से परिवार में प्रेम और सम्मान की एकता, ये सब हमारे ही शास्त्र सिखाते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा को हम श्रोत में दी गई एक बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ समाप्त कर सकते हैं। हे परम चेतना, हमें वो विवेक दो कि हम दृश्यम जो दिख रहा है और दृष्टा जो देख रहा है के बीच के फर्क को समझ सकें। हमारे घर सिर्फ ईंट पत्थर के मकान ना रहें, बल्कि ऐसे गुरुकुल बने जहां आने वाली पीढ़ी संस्कारों की गोद में सुरक्षित महसूस करे। घर ही गुरुकुल है, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मीडिया और बाजार हमारे बच्चों को एक जैसी सोच वाली भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कौन हूं का दर्शन उन्हें एक स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति बनाता है। अगर घर के बड़े अपने व्यवहार में राम की मर्यादा और कृष्ण की अनासक्ति को उतार लें, तो दुनिया का कोई भी विज्ञापन बच्चों को भ्रमित नहीं कर पाएगा। और अंत में श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। श्रुत एक अंतिम मंत्र देता है, सो अहम, यानी वो परम चेतना मैं ही हूं। और इस पर गहराई से सोचने के लिए एक पंक्ति देता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जिसका सरल अर्थ है जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। जो कल हुआ वो भी उसी की लीला थी, जो कल होगा वो भी उसी की योजना है, और जो इन सबको होते हुए देख रहा है यानी मैं, वह भी उसी का अंश है। जब यह बोध गहरा होता है, तो जीवन के सारे कलह और शिकायतें समाप्त हो जाते हैं और केवल गहरी शांति और स्वीकार्यता बचती है।